दोस्तों आज की हमारी जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम इनके साथ ये पॉडकास्ट पहली बार नहीं दूसरी बार शूट कर रहे हैं। पानीपत की बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करती हैं। बचपन में गुरबानी गाकर इन्होंने गाने की शुरुआत की और पिछले 6-7 सालों से मैंने इनके करियर को बहुत करीब से देखा है। काफ़ी सारे अवार्ड्स, काफ़ी सारे स्ट्रीम्स, काफ़ी सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, सोशल मीडिया के नंबर्स, बहुत सारे गाने और न जाने कितना कुछ। रिसेंटली उन्होंने बहुत अच्छे लाइव परफॉर्मेंसेस भी किए हैं। प्लीज़ वेलकम असीस कौर। असीस, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। दोबारा से शुरू करने से पहले हम पहले वाला एपिसोड देखते हैं। ओहो, थोड़ा सा ये बहुत खास स्टोरी है, लोगों को पता लगेगी। तो ये हमारा वो एपिसोड है जो हमने पहले शूट किया। कहीं सुना था कि भगवान के बाद सिर्फ आर्टिस्ट को क्रिएटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी क्रिएटर नॉर्मल नहीं होता है, वैसे कोई भी आर्टिस्ट नॉर्मल नहीं होता। तो जब 4 एबनॉर्मल लोग घर पे हो तो घर का माहौल कैसा होता है, आप कैसे डील करते हो? घर का माहौल तो देखो बहुत बढ़िया। एक्चुअली बच्चे सारे इतने डिसेंट हैं, रियाज पे लगे रहने 24 घंटे है ना कोई बंदा तानपुरा लेके बैठा। हमने ये भी सुना है कि आप भी बहुत सुरीले हैं और आप असीस के सारे गाने आपको पता है और पेशे खिदमत है अंकल की आवाज में तेरे दिल का ख्याल, तेरे दिल का ख्याल। मैनू तेरे कोल रहन दे मेरे दिल दा ख्याल बन के कुछ गल्लां मैनू कहन दे तेरे दिल दा हाल बन के। क्या बात है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि असीस हमारी कितनी करीब है। असीस अगर नहीं होती तो शायद ये पॉडकास्ट होता ही नहीं। फाइनली हमने मेरे ख्याल से हमने जनवरी में काम शुरू किया था, तो हमारे 8-9 महीने की मशक्कत के बाद हम फाइनली यहाँ पहुंचे, हम फाइनली शूट करें। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस अगेन। सजेस्ट कर रहा था कि हम लोग ना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, पलाथी मार के बैठ जाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा कंफर्टेबली। उसके बाद में अब लंबी आराम से चैट करते हैं, चाय वाय भी ले लेते हैं। ਹੋਰ ਟੀਐਮ ਕੀ ਹਾਲ? ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ बुला लिया मैनू, फिर बुला लिया, हम साडा ही है और की है। असीस, जब आपने बचपन में सिंगर बनने का सोचा था, यार पीछे जाके देखते आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंचोगे? मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। और यहाँ तक का आपका मतलब क्या है कि बॉलीवुड में हिट गाने करना, स्पॉटिफाई के नंबर 3 तक पहुंचना, अवार्ड जीतने, मेरे साथ इंटरव्यू करना? देखो, आपको तो मैंने जेन्युइनली पानीपत में बैठ के मैनिफेस्ट किया, तो आपको तो जबरदस्ती में लाई हूँ अपनी यहाँ अपनी लाइफ में। बट मैंने जेन्युइनली यही सोचा था कि मैं बॉलीवुड में सबसे बड़े गाने गाऊंगी और स्पॉटिफाई तब नहीं होता था, मगर मेरे को याद है कि मेरे गाने हिट होंगे। वहां तक मैंने सोचा था। राता लंबिया जब आया था तब आप 3rd मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट इन इंडिया थे। उसका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखा था जी। हाँ जी। हाउ डज इट फील टू बी द 3rd मोस्ट आर्टिस्ट एट दैट टाइम? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बिकॉज मैंने चाहा ही यही है, मैंने नंबर 1 तक पहुंचना है, वो मेरे मैनिफेस्टेशन में है। तो जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगी मैं रुकूंगी नहीं। हमने सुना कि हम आपके हैं कौन, आपका इंस्पिरेशन था बॉलीवुड में गाना। जी, माधुरी दीक्षित। और जब उनको मैंने गाते हुए देखा तो मुझे लगा शायद उन्होंने ही गाया। फिर मुझे घर जाके पता लगा कि प्लेबैक सिंगर होते हैं जो गाना गाते हैं। फिर वहां से मुझे लगा यार मुझे भी माधुरी दीक्षित के लिए गाना है। तो वहां से ये सपना, ये जो कीड़ा है बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बनने का, वहां से शुरू हुआ था 6th क्लास में। जब आपने बोला कि आपका सपना था बॉम्बे आने का, तो हम सबको पता है कि आप झूठ नहीं बोलती बिल्कुल, और अपनी फैमिली से तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती। तो बॉम्बे आप जब सबसे पहली बार आई थी, हाँ जी, तो वो जो कहानी है, जो आपकी सच की कहानी है, वो हम सुनना चाहते हैं। तो मैं बॉम्बे बचपन से आना चाहती थी, मगर पापा का हमेशा ये था कि मैं तेरे को लेकर हर जगह ऐसे घूम नहीं सकता कि मेरी बेटी गाती है और उसको सुन लो। मैं सलीम सुलेमान को फॉलो करती थी सोशल मीडिया पे, और वहां से मुझे पता लगा कि वो बॉम्बे में नहीं है। तो मैंने अपने रिचुअल के हिसाब से फ़ोन मिलाया, सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा सर मैं बॉम्बे में हूँ। तो कहते ठीक है, मैं बाहर आया हूँ शो पे और मैं 2 दिन बाद वापस पहुँचूंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। बस ये बात हुई, मैंने फ़ोन रखा और मैं भागकर पापा के पास गई। मैंने कहा पापा देखो मेरी सलीम बच्चन से बात हो गई है, उन्होंने कहा 2 दिन में बॉम्बे में मुझे मिलेंगे, अब आप मुझे लेके जाओ। तो आज तक पापा को लगता है कि उनका फ़ोन मुझे आया था। इस पॉडकास्ट के बाद उन्हें पता लग जाएगा कि मैंने फ़ोन किया था। अब आपके पूरे करियर में पापा का बहुत बड़ा रोल है। आपके इंस्टाग्राम पे जिस रील में पापा होते हैं उनकी ज्यादा लाइक्स आते हैं एकदम।
जहाँ जहाँ पापा आपके साथ जाते हैं वो काम भी बनते हैं। तो पापा और आपका ये जो यूनिक रिलेशनशिप है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। आई थिंक पापा का बहुत ज़्यादा रोल है मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज अगर पापा बॉम्बे लाने का डिसीजन नहीं लेते तो मैं मतलब ये जो मेरी ड्रीम लाइफ है वो मैं नहीं जी पा रही होती। बिकॉज उस समय मुझे याद है जब पापा ने डिसीजन लिया था कि चलते को लेकर चलते हैं बॉम्बे, तब भी सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था, चाहे वो रिश्तेदार थे या आस पड़ोस के थे। सब कहते थे कि यार अब शादी कर दे, लड़की है, तुझे लड़की के लिए इतना स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है, तू शादी कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर और फ्री हो जा। तो उन्होंने हिम्मत मारी और सबको यहाँ शिफ्ट किया, अपना बिजनेस वाइंड अप किया वहाँ पे। आई एम लाइक रियली रियली ग्रेटफुल कि इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं मुझे। उन्होंने मतलब अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। और बॉम्बे आके भी उन्होंने मतलब बहुत किया, मतलब मेरे कभी कभी हेयर, मतलब कहीं मैंने शूट पे जाना होता तो मेरे हेयर करते हैं, कपड़े क्या पहनने डिसाइड करते हैं। तो मतलब हर चीज़ में पापा इज लाइक फुली इन्वॉल्व। और दूसरा ये था कि दिलजीत दोसांझ जी का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है। शायद ही उनको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो वो पूरी स्टोरी मतलब अगर आप बताओगे तो बड़ा मजा आएगा। तो ऐसा है कि मेरी जिंदगी में जो गोल्डी की एंट्री हुई है, एंट्री मतलब एज अ लव इंटरेस्ट, तो वो हुआ भी ऐसे कि दिलजीत का शो था जलंधर में, आई थिंक जलंधर में, हाँ जलंधर में। तो वो शो हम दोनों देखने गए और हमने दरबार साहब पहले मत्था टेका। और उस शो के बाद ना एक्चुअली मतलब मुझे मतलब वो बहुत अच्छे लगने लग गए। उससे पहले मैं उन्हें सिर्फ कलीग समझती थी, बट मुझे लगा यार बंदा बहुत अच्छा है यार, ये तो बड़ी समझदार बंदा है यार। नहीं है ना, मतलब मुझे लगा बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम वहाँ से। और उनको मैं बहुत अच्छी दोस्त लगती थी पहले से, मगर मेरा उनके साथ ये था ना कि मैं सबसे बहुत प्यार से बात करती हूँ। उनको लगा था कि मैं उनसे स्पेशली प्यार से बात करती हूँ, ऐसा नहीं था। तो वहाँ से एक्चुअली हमारी ये शुरुआत हुई प्यार की। हम दोनों काम भी कर रहे थे उसके बाद एक गाने पर, और फिर लाइक वी रियली केम क्लोज। और फिर हमने कहा चलो अब शादी कर लेनी चाहिए। तो दिलजीत की वजह से, उस कॉन्सर्ट की वजह से रियलाइज किया यही बंदा है। आपने गोल्डी के साथ एक गाना किया था आ जावे। हाँ जी। जिस गाने में पहली बार शायद आपने किसी लड़के के साथ रोमांस किया था। हाँ। तब आप लोग दोनों के मन में बिल्कुल भी फीलिंग नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी एक्चुअली। इनफैक्ट हम तो डर रहे थे जब हमने रिहर्सल्स भी किए। डायरेक्टर ने हमें बुलाया कि आप पहले रिहर्स कर लो, क्योंकि एकदम से कैमरा पे रोमांस करना बहुत मुश्किल है और एक्टिंग हमें वैसे ही नहीं आती, हम सिंगर बंदे। आई रिमेम्बर अलाप वहाँ आए थे तो उन्होंने गोल्डी को कहा अरे बहन समझ के कर ले, क्या हो गया, ऐसे हग ही तो करना है। तो लाइक ऐसे तो हो गया यार, तो रोमांस मतलब फीलिंग ही नहीं आएगी। तो बहुत मुश्किल था। और जैसे कट बोलते थे डायरेक्टर हमारे को शूट पे, तो वो उस रास्ते में इस रास्ते, मतलब ऐसे था हमारा सीन। तो कमाल का वो वीडियो बना था और ऐसा लग रहा था, वो वीडियो देख के मुझे कितने लोगों ने पूछा कि इनका कुछ चल रहा है क्या? है ना, हमें भी बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारा चल रहा है, और आज तक उन लोगों को लगता है कि चल रहा था और हम झूठ बोल रहे थे। और घर वालों को तो डेफिनेटली लगता है। घर वालों को नहीं लगता यार, घर वालों ने तो सब कुछ इनिशिएट किया उनके हिसाब से। ये नहीं कहना था। तो ये एक और सच की कहानी सच का सामना। मेरे को आज तक कंफ्यूजन है कि पहले मुझे प्यार हुआ या मेरे घर वालों को प्यार हुआ गोल्डी से। गोल्डी एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ हस्बैंड? यार बोथ, वेरी क्यूट। Does he still behave like a boyfriend? Yeah, of course. अभी वो भूल जाते हैं कभी-कभी मेरा पति है। So what are the cutest thing he does like as a boyfriend? Boyfriend I think सबसे अच्छा कुछ ऐसा बताना जो Instagram पे नहीं आया हो, जो किसी को पता नहीं हो। वो तो फिर मैंने बताना ही नहीं है। नहीं, आई थिंक एज अ बॉयफ्रेंड उन्होंने वो मुझे बहुत टेस्टी खाना बना के खिलाते हैं, मतलब खिलाते थे। अभी मैं वाइफ बन गई तो मैं बीच बीच में कभी मैं ये करती हूँ, बट बहुत रेयर। सीरियसली आप खाना बनाती हो? जस्ट वंस इन अ वाइल। मतलब क्या बनाती हो खाना? मैं उनको दाल बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की, येलो दाल। आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ कि आप इतने साल में आपने किसी को कुछ बना के नहीं खिलाया? शादी होते ही रंग बदल लिए। वो भी यही कहते हैं, मतलब मेरे घर वाले मुझसे इतने परेशान हैं। वो कहते हैं तू तो वैसे गई है हमारे घर से जैसे मतलब हमारी थी ही नहीं कभी। वैसे भी आप बहुत दूर भी तो चली गई। हाँ, एकदम सेकंड विंग में। और साथ में खाना बनाना या बाहर से ऑर्डर करना? साथ में। बेस्ट फीलिंग, वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्या कहते हैं, रोमांटिसाइज रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, हाँ वो बेस्ट होता है। मैंने फिल्मों में देखा था, बट वो सच में होता है। बातों से रोमांस झलक रहा है। करंटली यू आर इन दैट जोन ऑफ रोमांस। आपने
पापा मम्मी के कपड़े चोरी किए हैं अपने भाई बहनों के? मैंने सबके, मैं पापा के कपड़े भी पहने हैं और भाई के कपड़े भी पहने। भाई मुझे कहता है दीदी अगर आप पहन लेते हो ना तो उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे फोटो मत डाला करो, क्योंकि अगर बाद में मैं पहनता हूँ तो लोगों को लगता है मैंने आपके कपड़े पहने हुए हैं। Okay. आपके 3 सिबलिंग हैं जी। तीनों में से फेवरेट कौन है? दीदार। उसको भी पता, सब छोटे वालों को भी पता, तो वो नाराज भी नहीं हो सकते इस बात पे। मुझे बात करते करते दीदार की स्टोरी याद आई। आपने अपनी सिबलिंग्स को, बहन को बहुत तंग किया, स्पेशली दीदार को। तो बचपन वाली स्टोरी प्लीज बताओ। तो बचपन में ऐसा हुआ था, दीदार बहुत छोटी थी, आई थिंक 3 साल की होगी, और वो गर्म को ठंडा और ठंडा को गर्म बोलती थी। तो हमारे घर पे एक बार पेंट हो रहा था और किचन में पेंट हो रहा था, तो सब सामान बाहर पड़ा था। तो मम्मी ने भी ना आई थिंक खाना बनाया था, तो गैस गर्म थी। तो हम खेलते खेलते वो जाकर स्टोव पे बैठ गई और अब वो कह रही हो ठंडा ठंडा। मैं इतनी बेवकूफ थी, मैंने कहा पहले बोल गरम, ये गरम है। तो इस समय जिससे बैठी वो गरम है, मैं चाय का पूरा बम जल गया था। सॉरी। तो उसको मैंने उठाया जब उसने बोला गरम, तो मैंने उठाया। उस दिन के बाद उसका गरम गरम और ठंडा ठंडा हो गया। तो आपसे मैं तो कभी भी कुछ सीखना नहीं चाहूंगा। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि somebody must have rejected you, है ना? ऐसा आपको कोई लड़का पसंद था और उस लड़के को आपको लगता था कि वो मुझे पसंद करे और उसने भाव नहीं दिया। अब जब वो आपको फोटो देखता होगा कि आप आर्टिस्ट बन गए, जल जाता होगा। इसका अलग मजा है वैसे। मगर अब जैसे अगर मुझे याद है, अभी पीछे मेरा गोवा एक शो था और मैं भी जस्ट शो करके निकली थी होटल से और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है एक लड़की का, और हाय आई जस्ट सॉ यू वर हियर, और I like the way you're acting. तो मतलब मुझे फिर वो टाइम याद आएगा, स्कूल में तो कभी मेरे को भाव दिया नहीं, अब मैं एकदम से तेरी दोस्त बन गई। मतलब आई जस्ट लेफ्ट द वेन्यू, नहीं तो मैं मिलती, मगर मैं नहीं मिलती। मुझे बदले लेने में भी बड़ा मजा आता है। हाँ, मैं एक्चुअली नेक्स्ट टाइम यही बोलने वाला था कि मुझे पता है कि आप बहुत ऐसे मतलब रिवेंजफुल हो, तो आपने सबसे खतरनाक बदला क्या लिया किसी से? अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बदला लेने का मौका मिले तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप पहले तो इतनी अरदास कर करके सिचुएशन पे पहुंचते हैं कि आप बदला ले पाए, और फिर अगर आप छोड़ दो ना, फिर रब भी नाराज होता है। रब कहता है अभी तो मैंने यहाँ पहुंचाया, अब तूने बदला नहीं लेना। कितना कन्वीनियंट अंडरस्टैंडिंग है ना। आपका कोई बिचिंग पार्टनर है? विजय। उनके पास सबसे ज्यादा गॉसिप होते हैं। तो ऐसा सबसे कमाल का कोई वियर्ड रिक्वेस्ट किसी फैन ने की हो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी, सबसे वियर्डेस्ट रिक्वेस्ट क्या किया किसी ने? बड़ी आजकल बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे स्नैपचैट पे आ रही है। वो बंदा कह रहा है कि मेरा बर्थडे है, आप मुझे प्लीज अपनी कोई चीज भेजो, और चाहे वो सस्ती सी चीज हो, भेज दो मुझे। भेज दो मुझे और मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। रोज मतलब हर स्नैप पे उसका मैसेज आ रहा है, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग अजीब सी, मतलब ये कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो चलो अजीब हो गई, बहुत बुरे बुरे भी करते हैं लोग, लाइक कि मेरे पेरेंट्स को किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्लीज एक वीडियो बना दो उनके लिए। तो मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई जेन्युइन भी होता है ना, फिर आपको पता नहीं लग पाता कि आप फिर उसके लिए कुछ करना चाहो, आप कर नहीं पाते। आपकी एकदम वियर्डेस्ट ऐसा टैलेंट जो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट है बियॉन्ड सिंगिंग? मेरा सबसे अच्छा टैलेंट है अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, जो कि मेरी बड़ी अच्छी है। मैं कहीं भी कैसे भी सो सकती हूँ आराम से, मतलब मुझे टाइम भी नहीं चाहिए था कि मेरे को 5-6 मिनट भी मिल रहा है, मैं तब भी सो सकती हूँ। और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होती सोने के लिए, मैं अपने ऊपर ही सो सकती हूँ ऐसे, मतलब मैं आराम से सो जाऊंगी। तो अब मैं एक बार ऐसे सो रही थी और कोई बंदा आया और उसको कोई सूटकेस रखना था ऊपर केबिन में, और वो बंदे ने पहले जस्ट मेरे ऊपर रखा वो केबिन और वो सूटकेस अपना, और विजय वाज लाइक अरे अरे सो रही हैं। तो उसने देखा, हटाया, और मैं एकदम ऐसे फ्लैट एकदम सो रही थी मस्त। तो ये एक अच्छा टैलेंट है मेरा ये। और आपके लिए सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है? तो पहले मुझे लगता था वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है जिसके पास रोज काम होता है, बहुत कुछ ना कुछ चल रहा है उसकी जिंदगी में। आज ये रिहर्सल है, आज शो की तैयारी है, परसों शो है, डब है। अब मुझे लगता है सक्सेसफुल आर्टिस्ट वो है जो जिंदगी अपने टर्म्स में जीता है। तो ये मायने बदल गए भाई। और एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट की सबसे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज? हार्ड वर्क, ये कंसिस्टेंसी इज वेरी इम्पोर्टेंट, और फिर थोड़ा लक चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस था बिग बॉस पे जाने का? सबसे अच्छी बात है कि मुझे घर के अंदर नहीं जाना पड़ा। कॉन्सर्ट करने हम सिर्फ गार्डन तक गए थे, क्योंकि उस घर के अंदर जाना इज अ
लाइक बहुत मुश्किल वाला काम यार. आई वाज रियली हैप्पी कि मेरे को सिर्फ गा के अपना कॉन्सर्ट करके वापस सलमान खान से आना मिली? था. नहीं, मैं उनसे वैसे पहले मिली हुई हूँ बट उस दिन नहीं मिली उनसे. सबसे बड़ा चेंज क्या है? बिग बॉस करने के बाद सबसे बड़ा चेंज यही आया कि लोगों को चेहरा मेरा पता लग गया है अब. और मुझे हमेशा यही लगता था यार लोगों को आवाज़ मालूम है, नाम मालूम है, चेहरा किसी को नहीं मालूम है. और मतलब मैं इसकी वजह से आराम से घूमती फिरती भी रहती थी बॉम्बे में और या कहीं भी एयरपोर्ट पर हम जाते थे. मगर उस एपिसोड के बाद ना बहुत लोग जानने लग गए. उससे कुछ इनकम भी बढ़ी? इनकम, देखो इनकम वाली बातें हमें भी मना किया गया बात करने के बारे में ज़्यादा. ओके. स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस? बोथ. ये 4 साल पहले तक हमेशा स्टूडियो रिकॉर्डिंग था और मुझे लगता था कि यार मैं स्टूडियो के लिए बनी हूँ. लाइव परफॉर्मेंस मुझे समझ ही नहीं आती थी. और खैर शुरुआत भी मेरी टीएम टैलेंट मैनेजमेंट से हुई. मैंने सीखा ही शो करना यहाँ मैनेजमेंट से अपनी. मैंने वापस बोलो ना एक बार, हम कंपनी वाले यूज कर सकेंगे इसको प्रोमो बनाने के लिए. देखो मुझे लाइव परफॉर्मेंस जो मैंने सीखी है वो टीएम टैलेंट मैनेजमेंट में साइन होने के बाद सीखी है. मैंने हमेशा कीर्तन किया है और वो हमेशा आँख बंद करके बाबा जी से जुड़ के बंदा करता है. बट लाइव परफॉर्मेंस एकदम अलग. यू हैव टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस और आपको उसी समय गेज करना पड़ता है उनको मजा आ रहा है नहीं आ रहा. सेट लिस्ट में एकदम से ऑन द स्पॉट चेंजेस, ये सब जो होता है ये सब कर करके आया. और जब मैंने पहला शो किया था तो मैंने एज अ को सिंगर किया था मोहम्मद इरफान के साथ. तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और आई एम रियली कमाल का सिंगर है. यस. कोई प्री शो रिचुअल है हर शो के पहले? कुछ अरदास. हम हर बार शो मतलब स्टेज पे जाने से पहले सारा बैंड, सब टेक्नीशियंस, पूरी टीम साथ में प्रे करती है कि वी हैव टू मेक दिस द मोस्ट स्पेशल शो फॉर ऑल द पीपल इन द ऑडियंस. आपने भी रिसेंटली लंदन कॉन्सर्ट किया. हाँ. यस. लंदन कॉन्सर्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. वाह. क्योंकि दैट इज आल्सो वन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन. आई रिमेंबर हमने इस बारे में बहुत बार बात की एंड यू ऑलवेज वांटेड टू परफॉर्म इन लंदन. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि वो जेन्युइनली मैंने मैनिफेस्ट किया था. मतलब मैंने पहली बार डांस ऐड किया था अपने सेट में और आई वाज वेरी नर्वस कि यार कि मतलब मैं पहली बार सही से कर लूँ और सीधा इंटरनेशनल ना. एक आधी मतलब अगर हमने इंडिया में पहले परफॉर्म किया होता तो आपको पता होता है ये करना है ये नहीं करना. तो एकदम इंटरनेशनल स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम विद कोरियोग्राफ्ड सेट. मुझे याद है ऑडियंस को ना मुझे बोला गया था कि आप ऑडियंस को उठा नहीं सकते कि आप सामने आके डांस करो, नहीं करना. आप सबको बोलो कि वहीं अपनी सीट्स पर डांस करें. बट कोई रुका ही नहीं. हमने वहाँ गरबा किया, पंजाबी गाने किए और मतलब आई थिंक एवरीबडी वाज सो हैप्पी विद द कॉन्सर्ट. सब मतलब बहुत बड़ी बड़ी स्माइल थी सबके चेहरे पे जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ. ओके. स्टेज पे सबसे एम्बैरेसिंग स्टोरी क्या है? अच्छा चलो, ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है एक्चुअली. हमारे आईफा अवार्ड्स हुए थे और सब बात कर रहे हैं दुबई में है अवार्ड्स, दुबई में अवार्ड्स. मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैंने परफॉर्म भी किया था उसमें आईफा रॉक्स में. तो हमारा यही डिस्कशन चल रहा है कि यार दुबई जाना है, दुबई जाना है. परफॉर्मेंस हो गया, अगले दिन अवार्ड्स थे. तो उस दिन मुझे राता लंबे के लिए अवार्ड मिला और मैं जब अवार्ड लेने गई स्टेज पर मैंने बोला हेलो दुबई और सारी ऑडियंस कह रही है अबू धाबी है. I was like, oh shit. क्योंकि वो इतनी बात कर ली थी ना कि दुबई है दुबई है. तो मेरे वहाँ स्टेज पर जाकर आई जस्ट सेड हेलो दुबई. मैनेज कैसे हुआ फिर? मैनेज मनीष पॉल थे हमारे होस्ट. ही वॉज वेरी लाइक काइंड एंड जेनरस एंड ही वॉज लाइक कि अरे मैंने ही कहा था सीज को कि सारी ऑडियंस का ध्यान इधर उधर होगा तो तुम कुछ ऐसा करना कि सबका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाए. तो ही सेव्ड मी. ऐसा कभी हुआ है कि स्टेज पे कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कंफ्यूजन हो गई या फैंस को कुछ कंफ्यूजन हो गया, बाद में आपको क्लैरिफाई करनी पड़ी? या जब नेक्स्ट ईयर अवार्ड्स हुए तो मैं और श्रेया मैम सेम कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे प्लेबैक सिंगर की. और उस साल भी राता लंबिया को मतलब अवार्ड मिला और आई वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं सेम कैटेगरी में आई हूँ. और वो मैंने बोला भी स्टेज पर. बट जब जिस दिन अवार्ड्स होते हैं उस दिन सिर्फ अनाउंस होता है कि किसको मिला है अवार्ड और फोटो शेयर की जाती है सोशल मीडिया पे. उस दिन बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ. सब श्रेया मैम के फैंस ने बोला कि यार उनको मिलना चाहिए था. तो मेरा दिल बहुत एकदम छोटा सा हो गया कि यार मेरी गलती तो नहीं है, मुझे मिला है मतलब. बट शी वॉज वेरी जेनरस क्योंकि मुझे याद है वो ऑडियंस में थी एंड शी वेव्ड एट मी कि लाइक अच्छी बात है आपको अवार्ड मिला. तो जब वो टेलीकास्ट हुआ एंड जब वो स्पीच में दिखाया गया कि मैंने थैंक यू कहा है उन्हें एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो आई थिंक फिर जाके उनके सारे फैंस शांत हुए और फिर सब ने कहा कि नहीं यार अच्छी है लड़की, थैंक यू बोला उसने. लाइक बिकॉज जेन्युइनली
अगर आप सेम कैटेगरी में भी आ जाते हो उनके साथ, इट इज एन अवार्ड इन इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आपने गाना रिकॉर्ड किया, ऐसा कितनी बार होता है कि आपने गाना गाया बट वो गाना रिलीज नहीं हुआ आपकी आवाज में, किसी और की आवाज में रिलीज हो गया, तो क्या ये बहुत रेगुलर है? सो वी वांट टू नो द रियलिटी बिहाइंड द सीन। तो यस, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस रियलिटी हमारे बॉलीवुड की। एक गाना मतलब आई थिंक 4 या 5 सिंगर्स ट्राई करते ही हैं, और सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ नहीं है बट कुछ के साथ प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा है। और अब प्रॉब्लम यह है कि एज अ सिंगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जाएंगे गाएंगे, और मे बी हमारे बाद कोई और भी गाएगा, हमसे पहले भी किसी और ने गाया होता जब हम सुनते हैं स्क्रैच। तो उसके बाद आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी प्रोडक्शन हाउस होता है, कभी एक्टर्स होते हैं, कभी म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब पूरी टीम बैठती है डिसाइड करने की किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा जा रही है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट और अकॉर्डिंग टू द फेस ऑफ द एक्ट्रेस। तो उसके हिसाब से चेंज होता है, एंड लास्ट मिनट्स भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी कभी पता ही नहीं होता कि गाना आपकी आवाज़ में रिलीज होगा कि नहीं होगा, तो वो उम्मीद नहीं होती कि कल गाना आएगा। और नहीं, सच्ची में हुआ है यार, ये मेरे साथ हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। रॉकी और रानी में ये जो गाना है वे कमलिया, और अब मैं गा के आई थी ये गाना, आई थिंक 2 साल पहले मैंने गाया था प्रीतम दा के पास, और अब मुझे ये पता था वो गाना इसी फिल्म का है, और कुछ अनाउंस नहीं हुआ था, सिर्फ ये पता था कि वे कमलिया कल आएगा। और मतलब मैं जेन्युइनली लिटरली बैठी हुई थी यार, ये गाना आए स्पॉटिफाई पे और मैं चेक करूँ कि वे किसकी आवाज़ में रिलीज़ हुआ। तो जब वो रिलीज़ हुआ तो अरिजीत और श्रेया घोषाल, ये दोनों सिंगर्स ने गाया था। तो मैं बहुत मतलब उदास हुई यार, कि मतलब मैंने बहुत दिल से गाया था। तो आई एक्सेप्टेड इट कि चलो नहीं आ रहा है, मगर मेरे को हमेशा ये लगता था कि यार मैंने इतनी अरदास की इस गाने के लिए, क्यों नहीं आया। और फिर थोड़े दिनों बाद उस गाने का सूफी वर्जन आया, और फिर वो मेरी आवाज़ में था। आई वाज लाइक अच्छा, अरदास तो सुन ली थी बाबा जी ने, थोड़ी लेट के लिए रखी थी आएगा तो सही। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट उस गाने के लिए जितना प्यार मुझे मिला ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माय करियर। और ऐसा मोमेंट जब कि आप रोज घर जाती हो, तो मम्मी पापा भाई बहन ऑब्वियसली सब नॉर्मल होता है, बट एक ऐसा दिन आया, उस दिन आप घर पे जब पहुंचे तो आपको रियलाइज हुआ कि यार अब घर वाले मेरी इज्जत करने लगे हैं, अब उनको ऐसा लगने लगा कि यार मैंने कुछ तो लाइफ में अचीव किया है। वो मोमेंट देखो, ये कभी गाने गा कर नहीं आया है मुझे, क्योंकि मैं मतलब आई थिंक उनको ये एक्सपेक्टेड था कि मैं गा ही लूंगी। और जब मेरे गाने हिट हो गए, अवार्ड वार्ड मिल गए, तब भी ऐसा कुछ नहीं, घर पे एकदम सब नॉर्मल। अभी क्लास व्लास लगा देते हैं, अभी भी मतलब मैं डांट खा लेती हूँ। बट आई थिंक जब उन्होंने मेरा पहला शो देखा ना, मतलब फुल फ्लेज्ड मेरा सोलो शो बॉम्बे में हुआ था लास्ट आई थिंक 5-6 महीने पहले, उस दिन तो अलग ही रिस्पेक्ट थी मेरे घर में। मतलब मैं 2 घंटे परफॉर्म करके आई थी, और मुझे लग रहा था आज तो सब मेरे पैर ही दबा देंगे, इतने खुश थे सब वो परफॉर्मेंस देख के। और पापा को लगता था शायद मैं मतलब बड़ा नॉर्मल सा परफॉर्म करती हूँ, उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे देखा फुल फ्लेज डांस करते हुए और इंटरैक्ट करते हुए। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने गाना गाया हो और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला? हुआ है बहुत, और मेरा बड़ा मन भी है उस गाने के लिए अपना क्रेडिट लेने का। वैसे भी आप रिवेंजफुल हो तो बदला तो लोगी। मैं वेट कर रही हूँ सही टाइम का, कि जिस दिन मेरा उस गाने में नाम आएगा, अखबार में आएगा कि भैया ये गाना अजीज कौर ने गाया था, और हम भूल गए इसका नाम देना। सो अभी आपको लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में जो फीमेल सिंगर्स हैं वो एक शैडो में जीती हैं, या उनको अपना ड्यू नहीं मिलता? ड्यू से भी ज्यादा मुझे तो लगता है कि पहले तो इक्वल पार्ट ही नहीं मिलता है। जितना पार्ट वो बेचारी गाती है उतना ही ड्यू मिलता है। अंतरे में इंट्रोड्यूस होते हैं फीमेल वॉइस, और हुक भी नहीं गाने को मिलता कभी कभी किसी गाने का। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफेयर। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगता है जब अगर आपकी फिल्म भी लाइक फीमेल सेंट्रिक है, फिर भी आप मेल वॉइस यूज़ कर रहे हो उस कैरेक्टर के लिए, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, फीमेल सिंगर्स। मुझे लगता है कि और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए हमें। और आई थिंक इसीलिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक सब करना चाहते हैं, कि क्योंकि सबके अंदर वो है ना कि अपनी आवाज़ को जैसा वो देखते हैं लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आई थिंक बहुत कम हो पाता है। मेरे ख्याल से आपको इंडस्ट्री में तकरीबन 10 साल हो गए। हाँ जी। इस 10 साल में सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपका? सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी आता है कि अगर आपको मतलब इस वजह से आपकी आवाज़ को रिप्लेस किया जाता है कि आप किसी लेबल के साथ साइन नहीं हो। आई थिंक दैट इज़ मोस्ट डिसहार्टनिंग। और फिर मुझे लगता है वो गाने के साथ जस्टिस नहीं होती। आप सिर्फ इस वजह से किसी आवाज़ को रिप्लेस कर रहे हो कि वो आपका आर्टिस्ट नहीं है, और फिर आप अपने आर्टिस्ट से गवा रहे हो और वो फिर इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा, तो यू आर नॉट ट्रू टू योर आर्ट, यू आर नॉट ट्रू टू योर
म्यूजिक लेबल या जो भी आपका पोजीशन है, दैट इज द मोस्ट डिसहार्टनिंग। और मेरे भी बहुत सारे गाने इस वजह से रिप्लेस हुए हैं कि मैं नहीं साइंड उनके लेबल से, बट दैट इज अब फिर मैंने भी सोच लिया था अब तो कतई नहीं करूंगी, जो मर्जी कर लो अब तो ऐसे ही आएगा जो आएगा। और जैसे किसी भी प्लेबैक सिंगर के लिए लेबल का होना कितना जरूरी है लाइफ में? म्यूजिक लेवल से ज्यादा आई थिंक ऐसे लोगों का होना ज्यादा जरूरी है जिनको आपके टैलेंट पर विश्वास हो, बिकॉज ये अब नया ट्रेंड आया कि लेबल के साथ अब साइंड होते हो। मतलब मेरा जो था, मतलब मेरा कुछ टाइम तक साइन थी मैं जी म्यूजिक के साथ, उसके बाद मैं किसी लेबल के साथ साइन नहीं हुई, बट फिर भी गाने आए। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये गाना मेरी आवाज में सूट करेगा। तो आई थिंक दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि पीपल शुड हैव फेथ इन योर टैलेंट, इन योर वॉइस। आप शुरुआत में आगे बढ़ते हो तो स्ट्रगल होती है, बट एक बार आप सक्सेसफुल हो गए एक लेवल पे, उसके बाद भी स्ट्रगल होती है बहुत। तो सक्सेस के बाद की जो स्ट्रगल है वो क्या स्ट्रगल होती है और उसको कैसे हैंडल करते हो आप? जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते ना, तब तक आपको होता है कि यार मुझे एक बार वहां पहुंचना है, तो आप लगे हुए हो, मगर वहां पहुंचने के बाद वहां रहना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि जब आप एक पोजीशन पर पहुंच गए हो, आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि आप वहां टिके रहो, और फिर आपका कंपटीशन अपने साथ ही होता है, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कंपटीशन। जैसे आपने इतनी लंबी एक जर्नी देखी, कभी ऐसा हो कि आप एकदम टूट गए ऑलमोस्ट? हाँ, और ऐसा मोमेंट है। मुझे याद है मैं एक लेबल को साइन नहीं कर रही थी, और उस समय मैंने उस लेबल के लिए 2-3 गाने गाए हुए थे, और मुझे जेन्युइनली बोल दिया गया था कि आपकी आवाज़ हम रिप्लेस कर देंगे। और उस दिन मेरे को लगा यार मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, बोलना आ चुका था उस समय, उसके बाद की बात है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि यार जब मैंने अच्छे गा दिए गाने तो मेरे रिलीज हो जाने चाहिए, बट बिकॉज आई वाज नॉट साइंड, और फिर बोला गया कि हम अपने साइंड आर्टिस्ट से गवाएंगे। तो उस दिन मैंने बोला घर वालों को कि यार मम्मी पापा मुझे नहीं लगता अब यहाँ कुछ होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा है कि मतलब आपकी आवाज़ रिप्लेस हो जाती है, और मतलब ऐसे थोड़ा दादागिरी टाइप चल रही है इधर मेरी लाइफ में अभी। तो उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, तूने अपना काम कर दिया ना, और अगर तेरी किस्मत में है तो तेरे को गाना मिलेगा। और फिर हम सब ने बैठ के पार्ट किया, और फिर वो मेरे गाने रिप्लेस नहीं हुए। उन्होंने ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और से गवाए नहीं थे, बट कभी कभी होता ना कि कोई गाने के साथ आवाज़ चिपक जाती है, तो वो मज़ा आया नहीं दूसरे की आवाज़ से। सॉरी। जनरली ना लोग बोलते हैं कि एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ में आप अलग होते हो, रियल लाइफ में अलग होते हो। तो जैसे हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी होता है, ऐसा होता है कि मेरे को इससे आगे जाना है। हाँ। असली जिंदगी में बिकॉज लोग ये जानना चाहते हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है। तो आप ऐसा करते हो कि आप लोगों को फॉलो करते हो, ट्रैक करते हो कि इसका गाना कितना आया, इसके फॉलोअर कितने बढ़ गए, ये कितने पैसे लेते हैं शो के, या इसका मैनेजमेंट कौन है, या इसका बुकिंग एजेंट कौन है, कौन से लेवल के साथ गाने निकल रहे हैं, आप ऐसा ट्रैक करते हो? या मैं देखो आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, मैं करती हूँ ट्रैक, मतलब मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने की, मेरा मतलब वो मेरा नेचर ही है ऐसा। मैं देखती हूँ कि कितने गाने आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कि फॉलोअर्स कितने हैं वो नहीं देखती, वो बड़ा अजीब सी चीज़ है, उस पर मैं क्या ही कॉम्पिटिशन करूँ। मुझे लगता है कि गाने आते रहने चाहिए, तो गानों पे मैं ट्रैक रखती हूँ सबका, किसके कितने आ रहे हैं और किस फिल्म में आ रहे हैं, किस लेवल पे आ रहे हैं सब। कोलैबोरेशन बेस्ट जो अभी तक आपने की? अभी तक की बेस्ट कोलैबोरेशन आई थिंक ऑल माई सॉन्ग्स विद तनिष्क बागची, बिकॉज आई थिंक पूरी टीम की बात करनी चाहिए अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अगर तनिष्क की बात करें तो अजीम की बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों मतलब मेरे जो भी मतलब बहुत बड़े गाने हैं वो तनिष्क और अजीम की टीम के साथ हैं। तो आई थिंक सारे को लोग जानते हैं। अजीम के बारे में और थोड़ा बताएंगे तो ज़्यादा। अजीम दयानी एक बहुत अच्छे म्यूजिक सुपरवाइजर हैं और धर्मा प्रोडक्शंस में है, और आई थिंक वो अपने बड़े मतलब बेहतरीन गाने हैं उसके लिए वो मुझे हमेशा बुलाते हैं, क्योंकि उनके साथ एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी। सबसे बड़ा गाना जो बोलना है वो तनिष्क और अजीम के साथ है। यस, और वो मतलब अरिजीत सिंह के साथ मतलब मेरी ड्रीम कम ट्रू, मतलब वो वाला ड्रीम सॉन्ग कह सकते हैं उससे आप। और उस गाने के बाद इतना प्यार मिला, और दोबारा से तनिष्क और अजीम ने फिर मुझे अखलड़ जावे दिया, जिससे मैंने डांस नंबर्स गाने शुरू किए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इतने बेहतरीन और आई थिंक सारे हिट गाने गाने के लिए मुझे बुलाते हैं। तो यस, कोलैबोरेशन बेस्ट इज विद तनिष्क एंड अजीम। जैसे इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री से, तो आपकी जर्नी में वो कौन लोग हैं जिनको आप मेंशन करना चाहोगे कि यार इनकी वजह से आई एम हु आई एम? आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में।
आप हैं। आपने मतलब मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा सिखाया है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप तक जिन्होंने मुझे पहुंचाया जो शख्स हैं वो है अनुराग बेदी, जी म्यूजिक। जी, तो आई थिंक उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज उन्होंने मुझे पहला गाना दिया औरकों के साथ दिलदारा, विच वाज नॉट इन द फिल्म, इट वाज अ वर्जन फॉर द फिल्म। तो आई थिंक उनका बहुत ज्यादा रोल है। I remember how proactively you used to call so many people. Yes. तो सबसे पहले मुझे जी म्यूजिक ने साइन किया था, अनुराग सर ने साइन किया और उन्होंने दिलदारा दिया मुझे ट्रस्ट करके। और औरको इज वन ऑफ द पर्सन्स हु रियली ट्रस्टेड मी विद द सॉन्ग। और उसके बाद आई थिंक मेरी जिंदगी में सब एक लाइन बाय लाइन कड़ी बनती गई। मतलब मेरी जिंदगी में वो लोग आते रहे जिनके गाने मैंने गाए और जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार मिला। इस देश का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट आपको छोड़ के? सारे अच्छे हैं यार आर्टिस्ट। आई थिंक बेस्ट इज वन ऑफ जिनके साथ मैंने काम किया इज मिथुन, बिकॉज उनके साथ काम करने का ना एक अलग फील है। वो बहुत मुझे लिबर्टी भी देते हैं जब भी मैं गाना गा रही होती हूँ, और स्ट्रिक्ट भी उतने ही होते हैं कि मतलब उनको होता है कि मेरी कॉम्पोजिशन सही गाओ पहले, उसके बाद अपनी कलाकारी करो। और हम लिरिक्स पर भी कभी कभी मतलब बहुत चर्चा करते हैं और फिर गाते हैं, एंड ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि क्या फील चाहिए उन्हें। तो मुझे बहुत मतलब चैलेंजिंग और मजा आता है उनके साथ। म्यूजिक कम्युनिटी की एक सबसे अच्छी बात इंडिया की और एक सबसे बुरी बात? सबसे अच्छी बात यार कि आपका एक गाना हिट होता है तो आप लोग आपको एकदम यहाँ रखते हैं, एकदम सिर पे चढ़ा के रखते हैं। और सबसे बुरी बात आई थिंक ये है कि अगर आपने एक गलती करी तो उसकी बैकलैश भी बहुत होता है। एक एडवाइस म्यूजिक कम्युनिटी को? एडवाइस आई थिंक थोड़ा सा ये जो अभी बीच में शुरू हो गया था कि सब लाइक शॉर्ट वीडियो एप्स वाले के हिसाब से बनाने लग गए थे ना गाने, लाइक जो 1 मिनटर्स वाला है, वो बहुत मतलब मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। सो आई थिंक वी शुड गो बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, जैसे हम पहले बनाते थे गाने पूरा डिस्कशन करके और स्क्रिप्ट के हिसाब से और वो सब। मतलब आई थिंक दैट इज समथिंग वी शुड गो बैक टू। और मेरे ख्याल से आपने किसी और नाल से इंडिपेंडेंट अपनी नॉन फिल्म की शुरुआत की। एक तो मैं आपको ये पूछना चाहता था कि व्हाट डज इंडिपेंडेंट म्यूजिक रियली मीन टू यू, बिकॉज इंडिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई थिंक लोग नॉन फिल्म म्यूजिक को इंडिपेंडेंट म्यूजिक समझते हैं। इंडिपेंडेंट म्यूजिक जनरली इज म्यूजिक विच इज नॉट released by a label. It's like you're completely powered independent. by a label. Yeah. But हम जब बात करें नॉन फिल्म म्यूजिक की बात करें तो नॉन फिल्म म्यूजिक से आपने शुरुआत की किसी और नाल से, और काफी आपने गाने की। तो what do you think, what is the future looks like of this non film industry, non film music in India? किसी और नाल से पहले मेरा एक गाना था यारा वे, which was my independent song with कृष्णा सर, और फिर नॉन फिल्म आया तो किसी और नाल इज माई फर्स्ट। तो सबसे अच्छी बात है कि अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ना एक अलग पहचान मिल रही है, और द फ्यूचर इज रियली ब्राइट। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी गाने निकाल कर आज लोगों का उतना ही प्यार बटोर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एंड आई रियली फील कि मतलब अच्छा फ्यूचर है। वी हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स जिनके लोग बहुत फ़ैन हैं, और अच्छी बात है यार, क्योंकि आपकी खुद की पहचान है। आप किसी बॉलीवुड फिल्म के या किसी बॉलीवुड सॉन्ग के मोहताज नहीं है अपनी पहचान के लिए। जैसे मैं एक बॉलीवुड सिंगर हूँ तो मेरी आज भी पहचान बॉलीवुड सिंगर वाली होती है। अगर मैं इंडिपेंडेंट गाने करने भी लग जाऊंगी तो भी मैं सीस कौर रहूंगी जो प्लेबैक सिंगर है। तो जो लोग अपने लाइक इंडिपेंडेंट म्यूजिक से आते हैं, आई थिंक उनका अलग से एक फैन बेस होता है। आपको लोग आपके गानों के लिए, आपके चेहरे के लिए जानते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। तो अब आपको एकदम गीता पे हाथ रख के कसम खाने वाली बात है। म्यूजिक की कसम है कि आपको एकदम सच सच जवाब देना है कि इन सारे लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी लोगों को आप क्या बोलना चाहोगी? म्यूजिक लेबल्स को बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आर्टिस्ट को फ्रीडम चाहिए होती है कि वो किस तरह का गाना करना चाहता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि जो गाने चल रहे हैं वैसा वाला बना के दो, तो वो फिर लाइक इट इज़ वेरी सिमिलर। तो हर आर्टिस्ट का एक अलग स्टाइल होता है। अगर आप किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो तो उसको उसके स्टाइल के लिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अभी डांस नंबर चल रहा है तो उसको डांस नंबर ही का मतलब बनाने को कहो। ऐसा मैनेजर्स को कहूँगी कि काम लाओ आर्टिस्ट के लिए।
और जितने भी क्लाइंट्स जो मैनेजर्स या बुकिंग एजेंट्स आपके लिए काम करते हैं, वो जितने भी क्लाइंट्स, चाहे वो इवेंट मैनेजर हो, वेडिंग प्लानर हो और एड एजेंसीज हो, उन सबको अगर कुछ कहना हो तो मुझे कहना चाहिए कि आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको। आप किसी को परफॉर्म करने के लिए बुला रहे हो तो आपके जागीर नहीं हो जाते वो, उनको मतलब ये नहीं कि आप कभी कह रहे हो यार 4 घंटे गाते रहो स्टेज पर, वो नहीं। लाइक देयर इज अ सेट ऑफ टाइम कि इतनी 1.5 घंटा हम परफॉर्म करेंगे या 2 घंटा कर सकते हैं आपके लिए, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लो इस तो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चेंज आया है, और हमारे गाने मतलब इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से इतने सारे लोगों तक पहुंच गए हैं। नाउ लाइक लोग जाते हैं सीधा गाने सुनने के लिए, अब वीडियो पर इतना वो नहीं दिया जाता है एम्फेसिस। सिर्फ गाना अच्छा बनाओगे ना आप तो भी आपका गाना हिट हो सकता है, सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। आपका फेवरेट आर्टिस्ट जिसको आप सुनते हैं? आबिदा परवीन, मैडम नूरजहां जी, ये मोस्ट फेवरेट। ओके, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ठीक है। ओके। इंडियन म्यूजिशियन होने का सबसे बड़ा फायदा? इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, जितने यहाँ है उतने उसके बाहर भी। हाँ, तो फिर सबसे फायदा यही है कि भैया यहाँ हिट हो जाओ तो तुम फटाफट से नंबर 1 की सीढ़ी पे चढ़ सकते हो, बिकॉज इतने लोग हैं, इतने फैंस हैं, फटाफट से आप यो। आपके पहले हिट गाने का नाम और अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं अगर आप ट्रैक रखते हो? पहले हिट गाना बस बोलना, और कितने गाने यार मेरे को लगता है कि मैं काउंट करूंगी ना तो वो रुक जाएंगे, इसलिए मैं काउंट नहीं करती। मैंने डायरियां भरी हुई, मैंने जितने गाने गाए मैंने सब लिखे हैं। वेरी मच, मतलब मैंने लिखे सब हुए हैं। एक दिन बुढ़ापे में बैठ के काउंट करूंगी कितने गाए हैं। 2-4 साल बाद। आप डूम स्क्रॉल करती हैं? ये क्या होता है? जब टाइम पास करने के लिए आप ऐप को स्क्रॉल, जैसे बिंज वॉचिंग होता है? हाँ, मैं करती हूँ। कौन सी ऐप सबसे ज्यादा यूज? इंस्टाग्राम। और उसमें मैंने एक फिंस्टा भी बनाया हुआ है, मैं उससे करती हूँ। क्या करती है? फिंस्टा अपने प्रोफाइल से नहीं करती हूँ, मैं एक अलग प्रोफाइल से करती हूँ, ताकि आप किसी उन को सबको पता न लगे ट्रैक कर कि सको और किसी को पता ना चले। और आपको नेगेटिव कमेंट भी मिलते हैं सोशल मीडिया पे? नेगेटिव मिलते रहते हैं, मतलब मेरे दांत के पीछे लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, और मुझे कभी कभी डेंटिस्ट के नंबर भी आते हैं कि आप मैम इनसे करा लो, इतना पैसा आपके पास, अपना दांत क्यों नहीं ठीक करा देते आप। तो फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ, मुझे लगता है लकी चार्म में छेड़ना नहीं चाहिए। अब जब से एआई आया है तो बहुत डर का भी माहौल है, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग ना खुश भी हैं। आपको क्या लगता है एआई म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक के एक्सपीरियंस को कैसे चेंज करेगा? मेरे को तो देखो लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है कि आपकी आवाज़ में एआई का कोई गाना सुनना। ये मेरे साथ, अच्छा मुझे रियलाइज़ भी हो कि मैं हिट हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ में मैंने जब पहली बार कोई एआई वाला गाना सुना, मैंने अच्छा मेरी आवाज़ यूज़ बनाई जा रही है। तो कुछ तो आई थिंक राजस्थानी फोक सा बनाया हुआ था मेरा और अरिजीत, तो मैंने कहा, और मुझे विजय ने भेजा, कहते आपने ये गाना कब गाया? मैं कहा भाई ध्यान से पढ़ो, ऊपर लिखा भी हुआ है एआई वर्जन, मैंने नहीं गाया। मैं कहा तेरे को पता हो तो मैंने गाया होता तो। बट जो आवाज़ है वो तो ह्यूमन इमोशन है ना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहले ही ऑटो ट्यूनर ने जान ले रखी है, अब तुम ये भी कर दो। तो आपको ऑटो ट्यून से याद है, आपने कभी ऑटो ट्यून यूज किया है? ऑटो ट्यून मतलब हर सिंगर के लिए यूज होता है, कि लाइक आप एक सेम पिच पर सब आपके इंस्ट्रूमेंट्स सुनाई दें, आपकी आवाज़ सुनाई दे, उसके लिए ज़रूरी है। और बहुत कम, मतलब 20% से कम यूज़ करो तो वो सही रहता है, बट बिल्कुल ही बेसुरे को सुर में डाल दो, दैट इज लाइक मिसयूज। व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू लुक एट योर जर्नी? मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है अपनी जर्नी का कि मतलब मेरे को कभी ये नहीं लगता था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मतलब ऑब्वियसली वो दिन बड़े मुश्किल होते हैं जब तक आपको आपका पहला गाना नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को कॉल किया अपने पहले गाने के लिए, वो बहुत मुश्किल काम होता है। कभी कभी वो किस मूड में, हर आर्टिस्ट बड़ा मूडी होता है, ये अब मुझे लगता है। तो अगर कोई मेरे से पहले बुरी, अब मैं बहुत मूडी हो गई हूँ, हाँ। तो पहले मतलब अगर कोई मेरे से ढंग से भी बात नहीं करता था तो उस समय बहुत बुरा लगता है, बट उसको कभी स्ट्रगल की तरह नहीं देखना चाहिए, आपको उसको अपना काम की तरह देखना चाहिए। ये आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप फ़ोन कर रहे हो किसी को कि आप सर मुझे मेरी आवाज़ सुन लो, ये आप अपने लिए कर रहे हो। तो हाँ, कभी स्ट्रगल, अगर आप खुद को ये डिमोटिवेट करते रहोगे स्ट्रगल समझ के, तो आप कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को। तो हमेशा अपनी मेहनत करते रहना चाहिए और अल्टीमेटली आपको एक दिन उसका फल मिल जाता है। हमने सुना है कि हमको पता है कि आपकी एक विश लिस्ट होती है। हाँ, आप अपने सपने लिखते हैं, तो उसके अंदर हमको झांकना है। बहुत इंपॉर्टेंट सपना है जो बाबा जी मेहर करे इस साल हो जाए। आई रियली वांट टू हैव माय ओन हाउस इन बॉम्बे।
ये मेरा एक बहुत दिली तमन्ना है मेरी, और मुझे सोल्ड आउट अरीनास करने हैं। ये मेरा लाइक द फोरमोस्ट, सबसे ऊपर आने वाला, मतलब मेरी लिस्ट में है ये। आई रियली वॉन्ट कि गुलजार साहब का लिखा हुआ एक गाना मुझे गाना है ज़िंदगी में। एक मैंने गाया है, रहमान सर और गुलजार साहब दोनों का कॉम्बिनेशन था, बट दैट वाज फॉर अ कॉज। बट मेरे दिल की इच्छा है कि यार एक गाना मैं रहमान सर के लिए गाऊं, और मुझे दिलजीत दोसांझ के साथ एक गाना करना है। यस, दैट इज लाइक दिस ईयर। दिलजीत पाजी, अगर आप सुन रहे हो तो असीस आपके साथ गाना करना चाहती है। बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, एंड आई एम श्योर आप लोगों का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होगा। हम ये मैसेज जरूर उन तक पहुंचाएंगे। हाँ जी। और आपसे तो मेरा रिश्ता है ही, बट आपसे भी काफी पहले से आपके हस्बैंड से मेरा रिश्ता है, और हम आपकी शादी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और शादी के बारे में बात करने के लिए आई वुड लव टू इनवाइट हिम ऑल्सो। क्या बात है दोस्तों, अगले जो गेस्ट हैं, जो असीस के अब हस्बैंड हैं, गोल्डी, और मैं बचपन से जानता हूं उनको, जब वो हाफ पैंट पहन के साइकिल में घुमा करते थे। गोल्डी, प्लीज वेलकम। ओके, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, एक मैंने आंसर एक भी प्रिपेयर नहीं किया। तो गोल्डी, शादी से पहले आते हैं, किसने प्रपोज किया है? नहीं, मुझे प्रपोज किया गया है। You immediately said yes? नहीं, इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया। बोलने तो बेचारे को। बताओ। नहीं, आई मीन लाइक अरे मैंने 2 दिन देखा, प्रैंक तो नहीं है कि नहीं? गुड, saved himself। तो आपने जब शादी की, आपका पीक सीजन चल रहा था, उस पीक सीजन के बीच में आपने शादियों की तैयारियां कैसे की? या आपके मतलब सिबलिंग्स ने हेल्प की, पापा मम्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपने खुद किया? मैंने अपनी शादी पे कुछ नहीं किया है, एक भी काम नहीं किया है। सब कुछ दीदार, प्रभजी, भाई, मम्मी पापा, इन लोगों ने किया है। मतलब मेरे को तो ये था कि मतलब मुझे आउटफिट्स का भी नहीं पता था कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। और एकदम मुझे याद है एंगेजमेंट से तो रोका तो हमने ऐसे किया था कि मैं 3 दिन शोज करके आई, 4थे दिन आके रोका किया, फिर 2 दिन शोज के लिए चली गई। मतलब इतना बिजी टाइम था उस समय, और शादी के टाइम भी सेम। 2 दिन पहले जस्ट पहुंची शो करके दुबई से, और सीधा डायरेक्ट संगीत पे। Like the life you always wanted to live. और संगीत पे जो नाचे हम लोग, उफ, एक भी फोटो मेरा मुंह, एक भी मेरे फोटो में मुंह सीधा नहीं आया, सब पे हाँ ही ऐसे ऐसे करके मुंह आए। आपको शादी में मीडिया या पेपराजी ने ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया ऐसा? हमने एकदम किसी को पता नहीं लगने दिया कि हम कहाँ शादी कर रहे हैं, और मतलब और कब कर रहे हैं। तो all was like very surprise and किसी के बाहर ज्यादा फुटेज भी नहीं आई? हाँ, तो बस वही कुछ सबके फोन रख लिए थे? नहीं, हमने सबको समझा दिया था, खबरदार किसी ने फोटो ली और हमारे इंस्टाग्राम पे डालने से पहले डाल ली। और हमारे घर वाले डरते भी बहुत हैं हमसे, तो किसी ने नहीं भी कांड किया। और मतलब वी जस्ट शेयर सिलेक्टेड पिक्चर्स। जो शादी का कोई फनी मोमेंट ऐसा, मतलब बहुत मजेदार था? थोड़ा तो आई थिंक बात तो चल गया था। आई थिंक शादी के 1 दिन पहले पेपर में फोटो है शादी है। मैंने बोला हमने तो किसी को बताया नहीं, पेपर में कैसे है शादी, याद है? हाँ, ये एक इंसिडेंट था कि हाँ पेपर में ही थी। किसको बच्चे पैदा करने की ज्यादा जल्दी है? नहीं, अभी तक है बेबी है। इनके दिल के दोनों में से पहले प्यार किसको हुआ था? नहीं, प्रपोज उसने किया था। हाँ, प्यार तो नहीं बेबी, प्यार आपको हुआ था पहले, याद करो आप। प्यार मुझे और आपने प्रपोज, तुमको पता नहीं है? प्यार तुमको पहले हुआ। ओह सॉरी, हाँ मुझे चलना ना घर। हाँ मुझे पता। सॉरी पहले कौन बोलता है? कौन बोलता? आपको क्या लगता है कौन बोलता है? जो गलती करता है। और गलती कौन करता है ज्यादा? वो भी आपको होता है। मैं तो नहीं करती। दोनों में से कौन डोमिनेटिंग है ज्यादा रिलेशनशिप में? शादी के बाद एक बार भी मनमुटाव हुआ? ऐसे छोटा मोटा तो चलता है, मतलब ऐसे बहुत ऐसे कुछ मेजर नहीं हो। 3 महीने में कौन सा मनमुटाव हो जाएगा?
3 दिन में हो जाता लोगों ना ना, वाहिगुरु वाहिगुरु। अच्छा हाँ, ये अच्छा है कि का। ऐसा बहुत इरिटेटिंग चीज है, मतलब यार ये आदत मेरे को बिल्कुल पसंद ये सुबह उठने में मुझे बहुत तंग करते हैं। कम से कम 15 मिनट लगते हैं मुझे, प्लीज उठ जाओ बेबी, प्लीज उठ जाओ, ऐसे ऐसे करने में। तुमको पता है तुम बाकी सारी जो हस्बैंड्स है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। मैं मुझे 1 घंटा लगता है। अच्छा ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको 2-2 घंटे लगते हैं। नहीं, हाँ, उठने का- मुझे मतलब सुबह उठ के आराम से मुझे शांति से उठूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा, ना फोन देखूंगा, बैठूंगा और ये सुबह उठते हाँ सुनो ना ये हुआ ऐसा मैंने बोला थोड़ा टाइम को उठाओ अभी। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं एकदम हाइपर और ये एकदम काम। नहीं एक बार ना मैंने एक दिन सुबह उठ के ना फुल वॉल्यूम में गाना चला दिया, तो उसको लगा मैं रोज ऐसे उठता हूँ, अलग अलग मूड होता कभी, तो ये बेचारी डर रही थी, अरे यार रोज सुबह ये ऐसा करेगा। बट उसका उल्टा हो गया। कितना प्रॉब्लम होता है जब घर पे एक सिंगर होता है कंपोज करने में, ये कितना फायदा होता है। प्रॉब्लम तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जब तक मैं उठता तब तक ये रियाज कर चुकी होती है। और फिर मैं 2-3 बजे से काम करता हूँ और फायदा है, तो फिर मैं इसको बोलता हूँ अरे सुनो ना, अंदर आओ ना, ये सुनो ना, अरे ये बताओ ना, ये गा दोगे क्या? इसको होता है और भी काम है। तो फन है, मतलब मजा आता है। डांस कौन अच्छा करता है? मैं करता हूँ डांस इशारों पे। इशारों पे। हाँ, वेरी गुड कोरियोग्राफर। बहुत टफ कोरियोग्राफी है, मतलब कोई भी सिलेबस बदल जाता है। कौन रोमांटिक ज्यादा है? रोमांस का चक्कर में तो फंस गई मैं। इतना रोमांस खत्म ही नहीं होता। हाँ, बहुत ज्यादा। मजा आशीष, हाँ जी। मेरी एक रिक्वेस्ट, ओके। आपको गोल्डी का गाना बहुत पसंद है, दिल दा ख्याल मुझे भी बहुत पसंद है ना? कैसा होगा कि अगर आप वो गाना अभी गाएं? ओहो। मैनू तेरे कोल रहन दे, तेरे दिल दा ख्याल बन के, कुछ गल्लां मैनू कहन दे, तेरे दिल दा हाल बन के, रह जान दे वे तेरी अखियां दा नूर बन के, रह जान दे वे इस गुरबत नू मेरा फितूर बन के, मैनू तेरे कोल रहन दे, तेरे दिल दा ख्याल बन के, कुछ गल्लां मैनू कहन दे, तेरे दिल दा हाल बन के।